शुरुआत से चर्चा हो रही थी कि इससे किसका नुकसान होगा, किसका नुकसान होगा, तो मुझे लगता है कुछ असर उसका भी इस पर आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये बात तो बीजेपी के बड़े नेता भी कह रहे थे कि आखिर वोटरों में मतलब एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहले ही थका दिया गया। इतने सारे उनको तमाम टोली कार्यक्रम उनको दे दिए गए थे कि और इतना लंबा चुनाव चला और उनमें ना कोई वो जोश नहीं था, कोई उत्साह नहीं था कि हमको करना क्या है, जिताना है तो वो उत्साह। जैसे इंडिया गठबंधन में था कि हमें सामने को हराना, खुद को जिताना है। उनकी रैलियों में आती भीड़ को देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के दूसरे नेताओं की रैलियों में देखिए, लोग आते थे, ऐसे मुरझाए अलसाए में बैठते थे, भाषण सुन के चले जाते थे। वहां जोश देखिए, ऐसा लगता था जोश हमेशा हाई चार्ज ही थी रहता जनता, था। विपक्ष के जो सपोर्टर हाँ, थे बिल्कुल बिल्कुल। ठीक कह रहे हैं, वो चार्ज नजर आते थे और उनके अंदर कहीं ना कहीं वो बात थी कि हमें सरकार में आना है या सामने वाली सरकार को हटाना है। पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता या समर्थक थे वो कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे थे कि हमारी सरकार तो इजिली आ रही है, तो उनमें वो जोश नजर नहीं आ रहा था। और एक भाव ये आ गया था कि मोदी जी हैं ही, उन्होंने 400 पार कह दिया, हो ही जाएगा, हमारा क्या करना है, हम ठीक है, हम आराम से हैं, गर्मी है घर ही पर ठीक है। और जो ठीक रहे घर ही पर रह गए तो नतीजे देखिए। बिल्कुल। थोड़ा सा जो हम लोग सीट का डिस्कशन कर रहे थे पंकज जी, और यूपी की लोकसभा सीटों के बारे में डिस्कशन करने के लिए आपसे बेहतर तो कौन ही मिलेगा हमको। तो जो वोट डिफरेंस की आप बात कर रहे थे कि कैसे जो समाजवादी पार्टी के तमाम प्रत्याशी जीते हैं वो अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं, और हम जब लगातार बातचीत इलेक्शन कवरेज के दौरान करते हैं तो मैं आपसे बोलता भी था कि वोट परसेंटेज जो है, जो वोट का मार्जिन जो है इस बार, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला या वो घटेगा। आप फतेहपुर सीकरी का याद करिए, कहाँ पिछली बार 4.25 लाख के मार्जिन से जीते थे और कहाँ फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस पार्टी आगे थी। अभी फिलहाल क्या है वो हम देख लेते हैं। शुरुआत आगरा से, एक बार जो 80 लोकसभा सीटें एक एक बार करके मैं आपके सामने बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट सीट्स उसमें चर्चा भी कर लेंगे। आगरा की सीट जो लग भी रहा था कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जीतेंगे, वो करीब 2.5 लाख के मार्जिन से अभी आगे हैं। अकबरपुर की सीट की बात करें तो देवेंद्र सिंह भोले 52,000 वोटों से आगे हैं, यानी कि पिछली बार से मार्जिन यहाँ भी घटा है। अलीगढ़ का आप देखिए, अलीगढ़ पे थोड़ी चर्चा करनी चाहिए पंकज जी। सतीश कुमार गौतम लंबे समय से पीछे चल रहे थे, फिलहाल वो 14,775 वोटों से आगे चल रहे हैं। और यहां पर पिछली बार आप याद करिए सपा बसपा गठबंधन था, उसके बावजूद सतीश गौतम 2.5 लाख वोटों से जीते थे। और जो हम प्रत्याशियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं वो सीट पर नजर आ रही थी। सतीश गौतम बिल्कुल करीबी मार्जिन से भी आगे चल रहे हैं, रिजल्ट अभी आना बाकी है। देखिए, उनके बारे में याद करिए, हम लोग ने शुरुआत में जब टिकट उकट बांटने का चल रहा था, कटेंगे बचेंगे, तब हम लोग ने चर्चा की थी कि शायद सतीश गौतम का टिकट कट सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में। मैं जो आपसे जब चर्चा की शुरुआत की तो मैंने क्या कहा कि पहला और सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो बीजेपी उम्मीदवारों की लोकल एंटी इनकम्बेंसी। जी। मुझे राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह जो जाते थे वही हुआ है कि कौशाम्बी सीट भी हार गई बीजेपी और प्रतापगढ़ सीट भी हार गई। जी। उन्होंने एक सेंटेंस कहा था जब उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, इस पूरे चुनाव को ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड वैल्यू पर बीजेपी के उम्मीदवारों की लोकल एंटी इनकम्बेंसी प्रभावी हो गया और नतीजों में साफ दिख रहा। मतलब एक लाइन में उन्होंने यूपी की चुनावी राजनीति की पूरी कहानी बयान कर दी है और उसी का एग्जाम्पल ये अलीगढ़ भी है। अगर उम्मीदवार कोई और होता तो शायद कहानी कुछ और होती। ये नहीं होता कि हम लोग जब अभी तक बात करें तब तक नतीजे क्लियर नहीं। बिल्कुल। इलाहाबाद की बात करते हैं, जिसका जिक्र आपने किया भी कि कैसे समाजवादी पार्टी के नेता उज्ज्वल रमन सिंह और रेवती रमन सिंह के बेटे, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको उधार के तौर पर कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। और वो देखिए 58,279 सीटों से, वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं नीरज त्रिपाठी के मुकाबले। नीरज त्रिपाठी भी बड़े नेता के सुपुत्र हैं, हाईकोर्ट में वकील हैं, मगर जो नजर आ रहा था कि करीबी फाइट रहेगी, वहां देखिए उज्ज्वल रमन सिंह बाजी मारते नजर आ रहे हैं। देखिए सौरभ भाई, 80 सीटों पर तो चर्चा करना बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन कुछ सीटें जैसा कि आपने हाँ प्रयागराज इलाहाबाद का नाम जी। लिया, वाकई में हाँ। इसकी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। एक ये गठबंधन में जब ये सीट कांग्रेस के खाते में गई तब ये था कि अनुग्रह नारायण सिंह जो विधायक रहे हैं वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। अनुग्रह बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी, हुआ कि नहीं, अब नेता ही नहीं कांग्रेस के पास, किसको चुनाव लड़ाया जाए भाई। फिर बातचीत हुई। शुरुआत में उज्ज्वल रमन सिंह लड़ने को तैयार भी नहीं थे, फिर अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हुई, अखिलेश यादव की राहुल गांधी से बातचीत हुई। उज्ज्वल रमन सिंह रेवती रमन सिंह के बेटे हैं, भूमियार बिरादरी के हैं। बदले हुए वक्त और हालात में ये सामाजिक समीकरण भी बड़ा अजब टाइप का है। देखिए ना, दो दो भूमियार जो हैं वो राजीव राय उधर से और यहाँ से आपको उज्ज्वल रमन सिंह, ये मतलब बीजेपी का वोटर माना जाता है आमतौर पे। जी। पर देखिए इस बार क्या हो रहा,
मैंने बिल्कुल पूरा चुनावी बिसात जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का हो चुका है यूपी में। तो उज्जवल रमन सिंह को कांग्रेस से टिकट दिलाया गया, वो वहां से चुनाव लड़े, और जबकि सामाजिक समीकरण वहां साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मुस्लिम, यादव, फिर मौर्य, फिर आपको बताऊं कि पटेल, पासी बगल में है, इन सब ने मिलकर टॉप अप कर दिया। और ये देखिए कि आज उज्जवल रमन सिंह आगे चल रहे हैं। हुआ क्या बिल्कुल। वहां पर, और आप जातिगत केसरी नाथ समीकरणों की पंकज त्रिपाठी। जी बात कर भी रहे हैं तो उससे मुझे लगता है अंबेडकर नगर की तरफ हमको शिफ्ट होना चाहिए। अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा रितेश पांडे के मुकाबले 1,36,877 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। मानिए मतलब कि आप 1.25 लाख वोटों से वो आगे चल रहे हैं, जबकि अंबेडकर नगर पिछली बार बड़े मार्जिन से रितेश पांडे जीते थे और उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए तो उनका कंफर्टेबल रहेगा चुनाव, मगर देखिए कैसे बाजी पलट गई। देखिए, इस सीट के रिजल्ट के बारे में बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है। जब बहुत पहले तय हो गया था समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा ही चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से लड़ेंगे, अब इतनी बड़ी जीत होगी उनकी। ये इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि अंबेडकर नगर जो कहा जाता है दलित राजनीति का एक गढ़ रहा है, और जी। वहां पे क्या हुआ है कि दलितों ने भी थोक के भाव में वहां पर समाजवादी पार्टी को वोट किया है। दलित पिछड़े मिल करके ना इन लोगों ने खेल कर दिया, और इस वजह से वहां पर रितेश पांडे, जिनका बड़ा पुराना राजनीतिक परिवार रहा है, मजबूत परिवार रहा है, वहां पर लालजी वर्मा के सामने टिक नहीं पाए। उस पूरे बेल्ट में देखिए, अवध में देखेंगे ना, इतने कुर्मी बिरादरी के लोगों को टिकट दिया अखिलेश यादव ने कि जी। खेल हो गया। वो जो कहते हैं ना बंगाल में खेला हो गए, तो यहाँ खेला हो ही जाए। तो ये खेला खेल वहां खेला पर इस पंकज पूरे जी एक बेल्ट और में। सीट पे हुआ है, अमेठी अमेठी लोकसभा में किशोरी लाल शर्मा, अरे जिनके बारे में अभी हम लोग बात कर भी रहे थे, 1,67,196 वोटों से जीते। इस सीट पे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, स्मृति ईरानी को उन्होंने हरा दिया है फाइनली। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बताना जी भी नहीं चाहिए। जी। जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी उनको चुनाव जिताने की, उनमें से एक आध को छोड़ के ही लोगों ने कहा कि वो चुनाव जीत सकती है। बिल्कुल, अपने यहाँ पे दिलचस्प चुनाव था वहाँ पे। फटाफट कुछ और सीटों का जिक्र कर देता हूँ। अमरोहा में अभी फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, आंवला में नीरज मौर्य आगे चल रहे हैं, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव 1,61,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं, बदायूं में दुर्विजय शाह के पंकज जी आगे चल रहे थे, मगर आदित्य यादव फिलहाल 35,000 वोटों की लीड बना चुके हैं, यानी कि आदित्य यादव भी मुझे लगता है निर्णायक बढ़त की ओर चल चुके हैं। ये भी सीट अपने आप में इंटरेस्टिंग थी। जी। हाँ, उन्हें कमजोर कड़ी के तौर पे देखा जा रहा था। परिवार के 5 सदस्य हैं, तो हम लोग भी ये मान के चल रहे थे, क्योंकि शिवपाल यादव का बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल गड़बड़ हो गई है। लेकिन जी शिवपाल यादव का मैनेजमेंट, और लगता है मुझे कि जिस तरीके से वहां पर एक तरीके से जब लहर ही है, तो उसमें जी। वो भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, एक और इंटरेस्टिंग सीट बलिया का जिक्र कर देता हूं। बलिया में सनातन पांडे 38,600 वोटों से आगे चल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे नीरज शेखर पिछड़ गए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट थी। यूपी की अगर कुछ 5-10 चुनिंदा इंटरेस्टिंग सीटें लेंगे पंकज जी, मुझे लगता है उसमें बलिया का जिक्र जरूर आएगा। और कितना मैनेजमेंट हुआ था उसके लिए, जी। नारद राय जी आए थे, गाजे बाजे के हाँ। साथ आए थे। अरे जौनपुर का भी जिक्र कर लीजिएगा, जी वहां भी क्या क्या नहीं मैनेजमेंट किया गया, और कहा गया कि जी भाई समाजवादी पार्टी को हराना हमारा एक मात्र लक्ष्य है। लेकिन जी। हालत देख लीजिए बलिया में वो ऐसे पिछले विधानसभा चुनाव में भी ना बीजेपी की हालत बहुत खराब रही थी। हाँ, कई पर उनके विधायक पर वहां से पंकज जी चुनाव तब हार गए थोड़ा थे। ये भी कहा जाता था कि सपा बसपा का गठबंधन है इसलिए करीबी रहा। इस बार तो एक नैरेटिव ये भी था ना 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 कि इस बार गठबंधन ना पिछली ना बार की तरह नहीं है। हाँ, नहीं हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जब वहां पे उपेंद्र तिवारी भी हार गए थे और भी बाकी लोग हार हाँ गए थे। ये जी। दयाशंकर सिंह चुनाव आनंद जीते स्वरूप थे। इस शुक्ला। बार भी जब मैं आनंद स्वरूप शुक्ला, इस बार भी मुझे यही कहा गया, बताया गया कि ये जो बलिया सदर है वहां पे इतना मार्जिन हो जाएगा कि बाकी 4 विधानसभाओं में हार को वो मैनेज कर देगा। पर ये हुआ नहीं, ना नमन तेल हुआ, वो कहावत है ना, नमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो बलिया का वही हुआ। जौनपुर का भी जिक्र इसी के साथ करना चाहूंगा कि कितना कुछ मैनेजमेंट किया गया कि कृपा शंकर बाबू जो मुंबई से आए थे वो जीत जाएंगे, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा, उन पर तमाम तरह के आरोप है। इन सबको जानते मानते हुए भी अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा को, जौनपुर के है भी नहीं, बांदा के हैं, उनको टिकट दिया। और बाबू सिंह कुशवाहा को वहां से टिकट देने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर कुशवाहा बिरादरी के लोग थे, उन्होंने दिल खोलकर समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी कर ली। बाराबंकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सीट रही। तनुज पुनिया
आप देखिए 2,15,000 वोटों से आगे हैं, बहुत बड़ा मार्जिन है। बाराबंकी लखनऊ से सटी हुई सीट, माना जा रहा था कि जिस तरीके से पिछले 2 चुनाव बीजेपी वहां जीत रही है, इस बार भी राह आसान रहेगी, मगर राह जैसी मुश्किल हुई है वो अद्भुत है पंकज जी। बस्ती में देखिए, लड़े तो हरीश द्विवेदी के लिए कौन जी सोचा हाँ होगा कि चुनाव वो हारेंगे, और 98,000 वोटों से पंकज जी वो पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, वहां से बसपा के जो ब्राह्मण उम्मीदवार थे उनका टिकट भी बदला गया। राजकिशोर सिंह जो एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, सपा की तरफ थे, इधर थे नहीं, वो दूसरी पार्टी में थे, उनको बीजेपी लाया गया। वहां भी ये मैनेजमेंट वाली, इस बार मैनेजमेंट का जुगाड़ चला नहीं। जनता के जनादेश के आगे सारे मैनेजमेंट और तरकीबें धराशायी हो गई। और हरीश द्विवेदी, याद करिए, मैं एक बात और बार बार विधानसभा पिछले का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बलिया हो या फिर बस्ती हो, बस्ती में सारी सीटें हार गए थे हरैया के अलावा विधानसभा में। और उसका मतलब उसी वक्त से लगने लगा था कि बड़ी मुश्किल सीट है। अब बगल में देखिए जगदम्बिका पाल, वो अपनी सीट बचा ले गए, क्योंकि वो हमेशा इलाके में बने रहते थे, उनको पता जी। था कि कैसे हमको। मैं ये कह रहा हूं कि कैंडिडेट का अगर अपना व्यक्तिगत व्यवहार विनम्रता से भरा हुआ, सुख दुख में हर वक्त खड़ा रहने वाला, उसके वो कहते हैं ना हमारे गांव में मरण जन्म से लेकर शादी ब्याह तक में खड़े रहना, ये काम जी जिसने भी किया और अपना सामाजिक समीकरण ठीक रहा, वो अभी सांसद बनकर आ रहा। बिल्कुल। फैजाबाद जिसका आपने जिक्र किया अभी, अवधेश प्रसाद, वहां पे 54,000 वोटों से पंकज जी आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है अखिलेश यादव ने जो फैजाबाद को लेकर आपसे बात कही थी वो सही साबित हो दिख रही है। और आपने जो नारा बताया था कि ना अयोध्या ना काशी, अब की बार अवधेश पासी, वो मुझे लगता है हिट होता नजर आ रहा है। अरे आपको याद होगा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब जी वहां प्रचार करने गए अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद का, तो उनका जी परिचय दे रहे थे पूर्व विधायक, जबकि वो विधायक हैं वर्तमान में। तो बड़ा जी। अटपटा लगा उनको, तो बोला अरे आप सांसद बन रहे हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पूर्व विधायक हैं। तो अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के लिए जो बात कही, जो प्रयोग किया, जो हम बार बार कह रहे थे कि मेरठ में उन्होंने जनरल सीट पर एक दलित उम्मीदवार दिया, और वैसे ही जनरल सीट फैजाबाद में उन्होंने एक दलित उम्मीदवार दिया। और देखिए क्या हुआ, अवधेश प्रसाद ने तो पूरी बीजेपी की उस चुनावी राजनीति के जो सबसे बड़े सिंबल है ना, वहीं पर समाजवादी पार्टी का झंडा गाड़ दिया उन्होंने। जी बिल्कुल। अगली सीट पंकज जी घोसी, राजीव राय 1,62,000 वोटों से आगे हैं अरविंद राजभर के सामने। क्या दुर्गति हुई इस चुनाव में, क्या क्या नहीं मैनेजमेंट किए गए अरविंद राजभर के लिए, ओम प्रकाश राजभर के बेटे, क्या क्या दबाव। वो एक क्या होता है कि इस तरह के हिंदी पट्टी के चुनाव में ना, कि कोटेदार है, ब्लॉक प्रमुख है, ग्राम प्रधान है, इनको सेट किया जाता है, इनको मान लिया जाता है कि ये वोट दिलवा देंगे। आपने कई बयान सुने होंगे ओम प्रकाश राजभर जी के, पूरी सरकारी तंत्र वहां लगी हुई थी। और मैं ये जो बात कह रहा हूं कि संजय निषाद के बेटे का हारना, अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दूसरा उम्मीदवार रॉबर्ट्सगंज में पीछे चल रहा, अनुप्रिया पटेल भी बहुत मजबूत उसमें फंस गई थी जी, कंटेस्ट में। आप और ये ओम सहयोगियों की प्रकाश बात कर रहे राजभर, हैं। ये बीजेपी के जो सहयोगी दल है ना, इस बार ना पनौती बन गए इनके लिए। जो मतलब इस तरीके से इनका सोशल इंजीनियरिंग चला कि उसके सामने इनकी ये कमजोर कड़ी साबित हुई। और सबसे बड़ी बात देखिए, दारा सिंह चौहान हारे, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। ओम प्रकाश राजभर को इतना ताकतवर मंत्रालय दिया गया, उनके बेटे को चुनाव लड़ाया गया, उसके लिए बहुत सारे मैनेजमेंट किए गए, लेकिन जनता ने मन बना लिया था। और मैं कहता हूं ना कि कई बार आप जब चीजें बोलते हैं तो आपको उस पर सोचना चाहिए। कई बार उनके जो बयान थे ओम प्रकाश राजभर के, वो उनके लिए क्या कहते हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ी भारी पड़ मुसीबत गए, बने हैं, ताबूत में भारी आखिरी पड़ कील गए। साबित हुए एक तरीके से कह सकते हैं उनके लिए। और ये चुनाव उनके लिए बड़ा जरूरी भी था। बुंदेलखंड में भी देखिए पंकज जी कई सीटें हैं। हमीरपुर जहां पे फिलहाल समाजवादी पार्टी के अजयेंद्र सिंह लोधी 2600 वोटों से आगे चल रहे हैं, है ना। आप बांदा देखिए, वहां समाजवादी पार्टी आगे है। जालौन में समाजवादी जालौन, पार्टी आगे है। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। जालौन जो में बीजेपी का बिल्कुल गढ़ माना जाता था, लगता था यहां तो अभेद दुर्ग सा है, वहां तक भेद कर दिया गया है। यहाँ दो बड़े फैक्टर काम किए हैं। जी यहाँ बीजेपी का जहां जहां सांसद थे, जैसे भानु प्रताप वर्मा तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वहां जितने जी भी विधायक थे उनका काम लगाने में जुटे थे कि बहुत दिन से रह गए, इनका काम लगा दो। यही हाल हमीरपुर में, यही हाल बांदा में। तो बीजेपी की अपनी इनफाइटिंग। और देखिए क्या है, अब बांदा में चलिए, इधर भी पटेल उधर भी पटेल, लेकिन क्या हो रहा है, ये मतलब पहली बार मैं देख रहा हूं यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए कि पटेल दोनों ही तरफ हैं। तो पटेल का मेजर वोट जो है, यादव होने के बावजूद समाजवादी पार्टी जिसको डोमिनेटली माना जाता है, पटेलों का जी एक बड़ा चंक उधर चला जा रहा है।
ये कहा जाता रहा ना बिहार और यूपी में कि यादव और दूसरी जो डोमिनेंट कास्ट है ना पटेल कुर्मी साथ नहीं जा सकते। यार ये तो गजब का खेल हो गया, समझ ही में नहीं आ रहा कि दोनों भाई भाई बन चुके हैं लवकुश की तरह। जी पंकज जी, लखीमपुर खीरी, कल हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो आपने अखिलेश यादव की बातचीत का जिक्र किया और आपने कहा कि अखिलेश यादव ने आपको बताया कि खीरी भी इस बार अजय मिश्रा टेनी हार रहे हैं, और हम लोग को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था। और देखिए जो रिजल्ट अभी तो नहीं आया फाइनल, मगर उत्कर्ष वर्मा 34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि जो करीबी फाइट उस लिहाज से वो निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। यहाँ से रवि वर्मा एक बड़े नेता हुआ करते थे, 5 जी। बार के सांसद रहे, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने जी। पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस चले गए थे। बहुत पहले, ये बात करीब 8 महीना 9 महीना पहले की है, जब अखिलेश यादव ने उत्कर्ष वर्मा को डिसाइड कर दिया कि तुमको ही चुनाव लड़ना है भाई। रवि वर्मा नाराज हो गए, अखिलेश यादव अपने फैसले पर बने रहे। कल जब बात हो रही थी उन्होंने कहा लिख के रख लीजिए, हम ये लखीमपुर खीरी सीट जीत रहे हैं। और वहां जी। वही उन्होंने कहा कि उम्मीदवार का लोकल एंटी इनकम्बेंसी, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां के जी। 2 विधायकों से, मतलब लखीमपुर खीरी की बीजेपी के 2 विधायकों से कल बात हुई। दोनों ने कहा कि भाई साहब अजय मिस्त्री ना हारे तो नाम बदल लूंगा। तो ये तो हालत है बीजेपी की यहाँ पर। बिल्कुल। मेरठ का जो हम लोग प्रयोग करने वाली बात कर रहे थे पंकज जी, मेरठ में भी अरुण गोविल मात्र 10,000 वोटों से ही आगे चल रहे हैं। मतलब कि जो दिन में लीड बढ़ गई थी वो अभी रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया, गिनती चल रही है और मात्र 10,000 की लीड ही बची है। तो वहां भी चुनाव अयोध्या जितना ही इंटरेस्टिंग रहा, और वो प्रयोग मेरठ के लिहाज से अगर या पिछला चुनाव आप देखेंगे तो वो प्रयोग सफल माना जा सकता है, हार जीत जो भी हो। देखिए पिछले चुनाव में मेरठ में जब राजेंद्र अग्रवाल जीते थे, बहुत कम वोटों से जीते थे, तब सपा और बसपा साथ में थी। बसपा का पश्चिम में कहीं भी 1.5 लाख 2 लाख से कम वोटर ही नहीं है भैया। जी। लेकिन इस बार बिना बसपा के इतनी मजबूती से दलितों का वोट ले लेना समाजवादी पार्टी के लिए, ये 8वें अजूबे से कम नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये अगर हो रहा है, जो अखिलेश यादव बार बार बोलते हैं कि राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दोनों की राजनीतिक विरासत को लेकर आगे चलना है। वो बार बार उसका जिक्र करते हैं कि लोहिया जी अम्बेडकर जी साथ काम करना चाहते थे, हम उनकी नीति को लेकर। ये धीरे धीरे इंपैक्ट करिए, और अगर ये हो गया ना, क्या होता है कि यूपी में ट्रायंगुलर कंटेस्ट जब भी हुआ बीजेपी को फायदा मिला। 1 to 1 अगर फाइट होगी इस तरीके से और दलितों का झुकाव उधर होने लगा, तो फिर बीजेपी के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। एक आध सीटों का जिक्र और पंकज जी करूंगा। मुजफ्फरनगर, संजीव बालियान अभी कुछ देर पहले लीड पाए थे, मगर अभी जो ताज़ा आंकड़े हैं उसमें हरेंद्र मलिक 25,000 यानी करीब 26,000 वोटों से आगे हैं। तो यहाँ हमने याद होगा आपको बड़ा हम लोग चर्चा करते थे राजपूतों की नाराजगी की, संगीत सोम की, क्या उसका फैक्टर वो आपको दिख रहा है चुनाव के नतीजों में? इसमें संगीत सोम फैक्टर ही नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं भाई साहब। देखिए जी। दोनों जाट बिरादरी के हैं, हरेंद्र मल्लिक भी पुराने मजे हुए नेता है, संजीव बालियान भी मजे हुए जी। नेता है। पिछले चुनाव में तो उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हरा दिया था जब सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन था। इस बार जी। दोनों जाट नेता है। लेकिन क्या होता था, इस बार बीएसपी से प्रजापति बिरादरी के नेता हैं, तो हमने पहले भी कहा था कि उनका वोट अगर बीएसपी की तरफ गया कटा तो वो सीधे सीधे बीजेपी का नुकसान है। मुझे लगता है वो हुआ है, और बीजेपी का पूरा फोकस ये था कि जाटों के खिलाफ, मतलब हरेंद्र मल्लिक के खिलाफ दूसरी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां गोलबंद हो। ऐसा हुआ ही नहीं भैया, और इसका फायदा हरेंद्र मल्लिक को मिल गया। बिल्कुल। सुल्तानपुर आपने जिक्र किया भी, किस तरीके से गोरखपुर से रामभुआल निषाद आए और मेनका गांधी के खिलाफ अभी 43,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। ये मैं जो कह रहा था ना कि एरिया वाइज, एक तो सामाजिक समीकरण, दूसरा क्लस्टर, कि 4-5 लोकसभा क्षेत्रों में मिला करके, अब सुल्तानपुर हो गया, रायबरेली, अमेठी, फिर आपको बता दूं कि फैजाबाद, ये सब अगल बगल सीटों। अखिलेश यादव का कहना था कि मुझे एक वहां निषाद देना था, अगर नहीं देंगे ना तो अगल बगल का गड़बड़ हो जाएगा। वो हर जगह ऐसा किए, तो इसीलिए उनको नहीं मिल रहा था ढंग का मजबूत नेता। तो रामभुआल निषाद गोरखपुर के रहने वाले, उनको ले आए। और देखिए जिस माफ करिएगा मेनका गांधी के बारे में जब लोग उनको, वहां के इलाके के लोग माता जी कहते थे, आखिरी दिन वरुण गांधी भी चुनाव प्रचार करने गए, और वो कहां गए थे जानते हैं? निषाद वोटरों के दबदबे वाले इलाकों में 11 नुक्कड़ सभाएं की, कोई फायदा हुआ नहीं। अखिलेश यादव का सामाजिक समीकरण, उनका प्रयोग वहां ठीक बैठा। बिल्कुल। तो तमाम प्रयोग थे जो अगर इंडिया गठबंधन के लिहाज से देखें तो सफल साबित हुए, और तमाम चूक थी जो बीजेपी की तरफ से इस चुनाव में, खास तौर पे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहें तो वो चूक साबित हुई। उन पर पंकज जी ने विस्तार से चर्चा की, तमाम फैक्टर्स पे चर्चा की, क्या कहाँ चूक हो गई बीजेपी की तरफ से और क्या समाजवादी पार्टी और
कांग्रेस गठबंधन की जो रणनीतियां थी वो कैसे कारगर साबित हुई। पंकज जी आप जुड़े, आपने बिल्कुल विस्तार से हमको समय दिया, समझाया हमारे दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।